ये जो टॉपिक है द राजपूत्स पार्ट 1, ये पीजी सेमेस्टर 1 के बच्चों के लिए है, छात्र छात्राओं के लिए। उनका पेपर है 63 अर्ली मिडावल इंडिया, और इसमें जो सेकंड यूनिट है वो द राजपूत्स है, जिसमें ऑरिजिन ऑफ द राजपूत्स, पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ द गुर्जर प्रतिहार्स, चंदेल्स एंड चौहान्स पढ़ना है। क्योंकि ये बड़ा टॉपिक है, इसलिए इसका जो पहला खंड है, पहला पार्ट लेक्चर का आज हम लोग देखेंगे और इसमें देखने का प्रयास करेंगे कि राजपूत के बारे में कुछ जानकारी हासिल करेंगे। पहला जो स्लाइड है वो इंट्रोडक्शन है। इसमें यह है कि हर्ष की मृत्यु के बाद जो कन्नौज में वर्चस्व स्थापित करने के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ, उसने लगभग 2 शताब्दियों तक भारत की जो राजनीतिक स्थिति थी उसको काफ़ी आघात पहुंचाया, और जितने भी मेजर पार्टिसिपेंट थे, चाहे वो प्रतिहार हों, पाल हों, राष्ट्रकूट हों, सब के सब ख़त्म हो गए, सब के सब को आघात पहुंचा। प्रतिहार एम्पायर जो नॉर्दर्न सेंट्रल इंडिया में था, इसके कोलैप्स होने से एक प्रोसेस ऑफ पॉलिटिकल फ्रैगमेंटेशन, राजनीतिक विखंडन की प्रक्रिया शुरू होती है और एक नई रूलिंग क्लास, राजपूत क्लास के उदय का मार्ग प्रशस्त होता है। 10वीं शताब्दी के मध्य से लेकर के 13वीं शताब्दी तक में, जबकि दिल्ली सल्तनत की स्थापना होती है, राजपूतों का वर्चस्व उत्तर भारत में काफ़ी बना रहता है और उनके अंदर में एक नई राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक व्यवस्था उत्तर भारत में जन्म लेती है। नेक्स्ट स्लाइड है ऑरिजिन ऑफ राजपूत के बारे में। अलग अलग इतिहासकारों ने इसको अलग अलग तरह से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। राजपूत जो शासक हैं, उनके जो अभिलेख हैं, उनके जो कोर्ट पोइट्स थे, दरबारी कवि, उन्होंने जो अपनी रचनाएं की हैं, इन सब चीज़ों से पता चलता है कि राजपूत लोग क्षत्रियों के वंशज थे, उनके डिसेंडेंट्स थे, और राजपूत शब्द का इस्तेमाल अर्ली मिडावल पीरियड में एक जेनरिक सेंस के तौर पे किया जाने लगा। इसके पहले कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, बाण भट्ट के हर्षचरित्र में भी इसका जिक्र मिलता है। छाछनामा, जिसमें कि सिंध में अरबों के विजय के बारे में विस्तृत विवरण है, उसमें एक शब्द अबनाए मलूक, जिसका अर्थ होता है चिल्ड्रन ऑफ किंग्स, राजा की संतान, एक ग्रुप ऑफ माउंटेड सोल्जर्स, घुड़सवारों के समूह जो राजा दाहिर के अंतर्गत थे, उनके बारे में अबनाए मुल्क शब्द का उपयोग किया गया है। एक और व्यू है पैरेलल व्यू, जिसमें ये कहा गया है कि इनका ओरिजिन नॉन आर्यन ओरिजिन है, गैर आर्य ये लोग थे, और जब आर्यकरण हुआ भारत में तो इनको हिंदू सोसाइटी में, हिंदू समाज में आत्मसात किया गया। चूँकि ये शासक वर्ग से बिलोंग करते थे, इसलिए इनको क्षत्रियों के बराबर स्टेटस दिया गया, इसीलिए इनको राजा की संतान के बराबर दर्जा मिला और क्षत्रिय कास्ट हायरार्की में इनको जगह मिली। एक तीसरा भी व्यू है, दृष्टिकोण, वो ये कहता है कि इनका फॉरेन ओरिजिन है, विदेशी ये लोग थे। इसमें कहा गया है कि इन बहुत सारे संस्कार,
रिचुअल्स एंड कस्टम्स जो हैं वो सीथियनों से मिलते जुलते हैं। और संभवतः इनके जो पूर्वज थे राजपूतों के, वो मध्य एशिया से जब हुन आए भारत में, गुप्तों के काल में आक्रमण भारत पर किए, तो उस ज़माने में उनके साथ आए और आने के बाद पंजाब राजस्थान के क्षेत्रों में आके बस गए और धीरे धीरे गांगे वैली में, गैंजेटिक वैली में इन्होंने अपना पावर इस्टेब्लिश किया। इस दृष्टिकोण को, इस व्यू को, पॉइंट ऑफ व्यू को, इससे भी शक्ति मिलती है। अग्निकुल थ्योरी दी गई है जिसमें कहा गया है कि माउंट आबू जो राजस्थान में है, वहाँ पर एक सैक्रिफाइसल पिट से 4 वॉरियर क्लान्स इमर्ज करते हैं, राजपूत रूलिंग क्लान्स। तो संभवतः ये कहा जा सकता है कि जो फायर पिट था उसमें एक तरह का प्यूरिफिकेशन होता है, शुद्धिकरण रिचुअल तथा शुद्धिकरण संस्कार के द्वारा इन कबायली लोगों को, जो विदेशी थे, इनको विधिवत रूप से हिंदू धर्म में, हिंदुओं के तहत आत्मसात किया गया। कुछ जो मेजर डायनेस्टीज़ थी उनके बारे में भी हम लोग जान लें। जो महत्वपूर्ण डायनेस्टियाँ रहीं, राजपूत वंश जो रहे, उनमें पहला नाम आता है प्रतिहार का। ये संभवतः गुर्जर प्रतिहार के ही वंशज थे और इनकी शक्ति का केंद्र हरिश्चंद्र के समय में मंदोर, नागभट्ट के समय में उज्जैनी और वत्सराज के समय में अवंती और नागभट्ट द्वितीय के समय में कन्नौज रहा। अगला जो वंश है वो चौहानों का। इनका उत्कर्ष कैसे हुआ इसके बारे में बहुत कुछ जानकारियाँ नहीं हैं, लेकिन ये सखंबरी के नज़दीक इनका उदय होता है और बाद में ये अजमेर और अंत में दिल्ली में शासन करते हैं। अगला जो राजपूत वंश है वो परमारों का है। ये राजपूतों के सामंत के रूप में मध्य भारत में रहे, बाद में आज़ाद हो गए, इंडिपेंडेंट हो गए, और इनका जो शक्ति का केंद्र रहा वो धार और उज्जैन रहा। सोलंकी भी राजपूत वंश थे। गुजरात में 8वीं शताब्दी में इनका उदय होता है और 10वीं शताब्दी तक ये अपनी शक्ति को में स्थायित्व प्रदान करते हैं। अनिलवाड़ा के नज़दीक इनका शक्ति का केंद्र रहता है। कलचूरी जो राजपूत थे वो इनकी उत्पत्ति के बारे में कहा जाता है कि संभवतः इनका ट्राइबल ओरिजिन रहा होता और छेदी, त्रिपुर जो मॉडर्न जबलपुर के आसपास है, वहाँ के क्षेत्रों में इनका शासन रहा। और इनकी और भी शाखाएं थीं जो कि दाहल, गोरखपुर और तुमन्ना में शासन की। गढ़वाल राजपूत, इनके बारे में कहा जाता है कि इनका जो ओरिजिन है वो बहुत क्लियर नहीं है और यूपी के मिर्ज़ापुर के क्षेत्र में इनका उदय होता है। बाद में ये 1090 में कन्नौज पे अधिकार कर लेते हैं प्रतिहारों को हटा करके। चंदेल राजपूत जो थे, इनकी शक्ति का केंद्र बुंदेलखंड के आसपास रहा 9वीं शताब्दी के आरंभिक काल में, और ये संभवतः आदिवासी थे, कबायली थे, गोंड जाति के थे। और इस वंश का जो फाउंडर था वो था नन्नुक। उसका पोता जेजा ने अपने किंगडम को जेजा भुक्ति का नाम दिया। महोबा, कालिंजर उनके शक्ति के महत्वपूर्ण केंद्र थे, लेकिन इनकी शक्ति का ह्रास चौहान किंग पृथ्वीराज चौहान ने जब इनके राजा परमार्दी को हराया था, चंदेल राजा को 1182 में, तो इनकी शक्ति का ह्रास हो गया। राजपूत वंशों की अगली कड़ी में गुहलोत का नाम आता है। इनका जो ऑरिजिन है वो ऑब्सक्योर था, कुछ निश्चित तौर पे नहीं कहा जा सकता,
कैसे उनका उत्कर्ष हुआ। लेकिन 8वीं शताब्दी के शुरू में चित्तौड़ में इनका उदय होता है। तोमर जो राजपूत थे, संभवतः ये प्रतिहारों के सामंत के रूप में 8वीं शताब्दी के में रहे, जब आनंगपाल ने अपने को आज़ाद घोषित कर दिया और फाइनली जो है चौहानों ने दिल्ली से इनको 12वीं शताब्दी के मध्य में बाहर कर दिया। इस कड़ी में जो अंतिम राजपूत राजवंश का नाम आता है वो है कच्छा पाका घात्स। ये प्रतिहारों के सामंत थे, बाद में इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, आज़ाद हो जाते हैं और इनकी शक्ति का केंद्र ग्वालियर, दूधकुंड और नरवार रहा। तो ये आज का लेक्चर था जिसमें बताया गया कि राजपूतों का ओरिजिन क्या था, कौन कौन मुख्य राजपूत राजवंश थे, कहाँ कहाँ थे, कहाँ शासन किए। आज के लेक्चर में इतना ही। इसके बाद अगले लेक्चर में हम लोग कुछ और बातें